बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स बुक के यूनिट 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें आज के हमारे टॉपिक्स की तरफ, तो सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है 1.2 और 1.3। 1.1 जो है असाइनमेंट है वो फॉर्मेटिव टॉपिक्स में से है, इस वजह से आज के इस लेक्चर का हमने हिस्सा नहीं बनाया। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एमसीक्यूज की तरफ, देन फिर हम सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, उसके बाद हम समझेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कुछ आप लोगों को एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा एज ए टास्क के तौर पर, जिनको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, और बाद में मैं साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके सोल्यूशन जो है वो भी साथ अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसको इन क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है या नहीं किया, क्योंकि अब चैप्टर सारा कवर हो गया है और अब आपको इस काबिल हो जाने चाहिए कि आप इनसे रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इस काबिल होने चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं असाइनमेंट 1.2 को। Here we have assignment 1.2 जिसकी स्टेटमेंट है कि which of the following relationship is dimensionally consistent with the expression yielding a value for acceleration। यानी एक्सेलरेशन के साथ कौन सी ऐसी हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप है इन ऑप्शन में से कि जो कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ऑप्शन ए हमारे पास है v बाई टी स्क्र, ऑप्शन बी है v बाई एक्स स्क्र, ऑप्शन सी है v स्क्र बाई टी, एंड ऑप्शन डी है v स्क्र बाई एक्स। लेकिन सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन पता हो, देन फिर हम इन सब की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो जिसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगी तो हम कहेंगे कि यही डायमेंशनली कंसिस्टेंट है विद एक्सेलरेशन। अब यहां देखें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें डायमेंशंस का आइडिया है, हम अपने प्रीवियस वन शॉट वीडियो के अंदर समझ कर आए हैं, लेकिन यहां हम दोबारा देख लेते हैं कि डिस्टेंस की जो डायमेंशन है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी, वेलोसिटी को एल टी माइनस वन और एक्सेलरेशन को एल टी माइनस टू। अब ये हमने लानी है, यानी इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी किसकी जो डायमेंशन है वो एल टी माइनस टू है, ये अभी हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक्सेलरेशन की ये जो डायमेंशन है एल टी माइनस टू, ये आई कैसे है, इसको जरा दोबारा देख लेते हैं कि आल्दो हम इसको कवर कर आए हैं, लेकिन इसको हम दोबारा थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। तो आप देखें कि अब वेलोसिटी की फर्दर अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें तो वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी का, और नीचे आ जाता है टाइम। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप डायमेंशन पुट कर दें, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, इन सब की जो डायमेंशन है वो एल ही होती है, और टाइम की डायमेंशन जो है वो कैपिटल टी टी टू हो जाएगा, और जब ये टू ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं, एल टी माइनस टू, यानी ये टी ऊपर जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, ये हमने देखी थी। अब हम देखते हैं कि v ओवर टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या आती है, और फिर क्या इसकी डायमेंशन इस एक्सेलरेशन की डायमेंशन की इक्विवेलेंट आती है, b की आती है, c की आती है, d की आती है। तो सबको बारी बारी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें, अब हम सबसे पहले v बाई टी स्क्र को करते हैं, तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हम देख कर आए हैं एल टी माइनस वन होती है, टाइम की जगह टी स्क्र पुट कर दें तो टी टू ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी माइनस वन है, टी ऊपर जाएगा टी माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो एल टी माइनस टू है, यहाँ क्या आ रहा है, एल टी माइनस थ्री आ रहा है, तो ये जो है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं है। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बी हमारे पास है v बाई एक्स स्क्र, तो v की अगेन डायमेंशन एल टी माइनस वन हमने पुट कर दी। अब x लेंथ के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो l है, और ऊपर स्क्वायर है 2 आ जाएगा। अब l ऊपर जाएगा, यहाँ l 1 है, तो जब यहाँ प्लस वन है, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस वन माइनस टू हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा l माइनस वन टी माइनस वन। तो ये भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएं, वो था वी स्क्र बाई टी,
तो v, अब v की डायमेंशन क्या है वेलोसिटी की, एल टी माइनस वन, ऊपर स्क्वायर है तो बाहर हमने स्क्वायर लिख दिया, नीचे टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अब यहाँ देखें कि टू जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एल टू हो जाएगा माइनस वन से, जब टू मल्टीप्लाई होगा तो टी माइनस टू हो जाएगा नीचे टी। अब ये टी वन है तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं है। और डी ऑप्शन की तरफ अगर जाएं विच इज वी स्क्वायर बाय एक्स, तो वी एल टी माइनस वन और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने बायर स्क्वायर पुट कर दिया, x नीचे लिखा है तो इसकी डायमेंशन l। अब देखें कि ये जो बायर स्क्वायर था ये l स्क्वायर कर देगा और t माइनस वन को t माइनस टू कर देगा। अब एक l इस एक l से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे l बचा, l t माइनस टू। तो ये बेसिकली एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी में था। यानी ऑप्शन डी जो लिखा है v स्क्वायर बाय x, ये बेसिकली एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं असाइनमेंट 1.3 को सॉल्व, और इसकी स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड टू बी 10.5 प्लस माइनस 0.2, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आल्सो गिव द अनसर्टेनिटी इन ईच वैल्यू। तो देखें कि सबसे पहले हमने यहाँ बेसिकली डील तो हमने अनसर्टेनिटी से करना है, लेकिन यहाँ हम सबसे पहले एरिया को फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को एज इट इज लिख दिया, रेडियस की वैल्यू 10.5 और इसका स्क्वायर। तो ये 10.5 हमने यहां से लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपके पास एरिया आ जाएगा 346.36 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां अगेन क्वेश्चन ये है कि अब हमने इस अनसर्टेनिटी को कैसे डील करना है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले इसके लिए रूल ये है कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, यानी यहाँ 2 है, तो इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी आंसर के अंदर। तो अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए रूल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी ये आपने लिखा 0.2 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि 10.5 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी विच इज 1.90%। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस 2 से, यानी ये क्योंकि r के अंदर है अनसर्टेनिटी और r का स्क्वायर है, इसका एक्सपोनेंट है, तो इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट्स। तो अब ये जो हमारे पास देखें, अगर हम एरिया को ऐसे लिखते हैं, यानी आंसर को ऐसे लिखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि एरिया इक्वल है 346.36 और साथ में मैं लिख देता हूं प्लस माइनस 3.8%। तो ये थोड़ा सही नहीं है। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, लेकिन आंसर में हम उसको एरिया तो हमने फाइंड किया सर्कल का, लेकिन साथ में जो अनसर्टेनिटी लिख रहे हैं वो परसेंटेज में लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा अनफेयर है। हम इस परसेंटेज को दोबारा जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को दोबारा एब्सोल्यूट में लेकर जाएंगे। तो इसको कैसे लेकर जाएंगे, इसको लिखने का तरीका ये होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। लेट मी इरेज दिस, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए यहाँ देखें, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 3.80% ऑफ किसका, 3.8% किसका, टोटल जो एरिया है वो कितना है, 346.36, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब यहां हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कैसे करेंगे, ये देखें कि लेट मी ओपन पॉइंटर, ये देखें कि 3.80 हमने वैसे लिखा, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 346 हमने ये लिख दिया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 13.16 मीटर स्क्वायर। अब आप आंसर लिखेंगे इस तरह से, यहां मैं लिख देता हूं, वैसे लिखा नहीं गया। अब यहां आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि 346 ये एरिया है, किसके इक्विवेलेंट है, एरिया है जो फाइनल आंसर है। तो 346.36 और साथ में लिखेंगे प्लस माइनस 13.16, ये हमारे पास साथ यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये हमने लिखना है ओवरऑल जो है वो आंसर लिख दिया।
इस तरह से। आई होप आप इसको समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं और उसके अंदर अनसर्टेनिटी को डील करते हैं। यहां देखें, यहां अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास होता है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू आपको पता है 10.5 प्लस माइनस, यहां मैं लिख देता हूं, वैसे जो रेडियस है वो टोटल वैल्यू कितनी है 10.5 और प्लस माइनस आप इसी स्लाइड में देख कर आए हैं प्लस माइनस 0.2 था। ये अनसर्टेनिटी थी, 0.2 जो थी वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। तो इनटू मीटर। अच्छा, अब देखें कि यहाँ हमने कैलकुलेट करना है सरकमफेरेंस को, तो सरकमफेरेंस 2 की वैल्यू लिखी, पाई की वैल्यू लिखी, आर की वैल्यू 10.5 लिखी, और ये हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है कि हमने अनसर्टेनिटी को क्या डील करना है। तो सिंपल ये है कि यहाँ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जिस तरह अभी हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट की थी, और उसका रूल ये था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि 0.2 है डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 1.90। अब चूंकि इसका जो एक्सपोनेंट है यानी r की जो पावर है वो 1 है, तो 1 से 1.90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.90 ही आएगा। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आएगी वो 1.90 आएगी। तो अब अगेन अगर मैं यहाँ लिख दूं कि जो हमारे पास सरकमफेरेंस आया वो कितना आया 65.97 सॉरी, प्लस माइनस 1.9%, 90%। तो ये थोड़ा अनफेयर होगा। अब क्यों अनफेयर होगा, क्योंकि ये देखें कि आपके क्वेश्चन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और आप आंसर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कह रहे हैं, तो इसको दोबारा हम कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो कैसे लिखेंगे 1.90% ऑफ 65.97, यानी यहां मैं लिख देता हूं, और आप इसको अभी प्रीवियस कर आए हैं बिल्कुल, लेकिन जस्ट यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू फर्क है, वो वहां डिफरेंट थी, यहाँ डिफरेंट है। वह 3.8 थी आई गेस, यहाँ 1.90 है। 1.90% ऑफ किसका 65.97, ठीक हो गया, ये हो गई। तो अब यहाँ देखें कि हम इसको कैसे करेंगे। देखें परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, लेट मी ओपन पॉइंटर, परसेंटेज लिखा 1.90, परसेंटेज को हटाकर डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और 65.97 ये हमने एज इट इज लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 आएगा, इसको राउंड ऑफ अगर करें वन सिग्निफिकेंट फिगर तक तो 1 आ जाता है। तो इस तरह जो हमारे पास आंसर आएगा, इसको भी आप राउंड ऑफ कर लें बेशक, 65 को 66 लिख सकते हैं आप, और तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी असाइनमेंट 1.3। अब हम मूव करते हैं और एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एमसीक्यूज ओपन है, और एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर जो 1 है वो ये है, द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी 0.50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर इज। अब अगेन हमने यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया है, अभी हम कर आए हैं। ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये है मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह आप करें तो ये आता है 4%। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखें कि a reaction take place that is expected to yield 171.9 gram of product but it only yield 154.8 gram. What is the percentage error of this experiment? यानी ये जो yield है ना, yield कहते हैं पैदावार को, प्रोडक्शन को, तो जो एक्सपेक्टेड थी यानी जो थ्योरेटिकल yield थी वो 171.9 ग्राम थी, लेकिन जब प्रोडक्ट बनकर आई तो वो थोड़ी सी कम बनी, 154.8 ग्राम बनी, एक्चुअल yield ये थी। तो अब देखें कि यहाँ एरर आ गया ना, यानी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 171.9 ग्राम हमारे पास यील्ड होगी, लेकिन 154.8 ग्राम बनी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई एरर है। तो अब ये परसेंटेज एरर में हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला ये है कि आपने यहाँ लिखना है सबसे पहले कि थ्योरेटिकल यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। दोबारा सुन लें, हमने क्या लिखना है, यहाँ पहले से ये थ्योरेटिकल यील्ड है, इसको मैं थ्योरेटिकल यील्ड कह रहा हूँ क्योंकि आपने कैलकुलेट किया था। जब एक्चुअल बनकर आई तो वो माइनस करेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप करें तो 9.95% आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.9%, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट मूव करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि 3 डिफरेंट पीपल्स वेट आ स्टैंडर्ड मैस ऑफ 2.0 ग्राम ऑन द सेम बैलेंस। यानी एक स्टैंडर्ड मैस है जिसका मैस 2 ग्राम है और वो डिफरेंट पीपल इसका वेट कर रहे हैं। ईच पर्सन ऑब्टेन अ रीडिंग एग्जैक्टली 7.32 ग्राम। अब हर एक बंदा जो है वो इतना मैस बता रहा है कि इसका मैस 7.32 ग्राम है। these result imply that the balance is used। अब बैलेंस क्या है, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। बैलेंस क्या एक्यूरेट है, असल में वैल्यू तो 2.0 है, एक्यूरेट तो रीडिंग नहीं है, सारे 7.32 बता रहे हैं, तो एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर लाई कर रही है। नीदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, तो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्योंकि क्योंकि सबकी जो मेजरमेंट्स हैं वो 7.32 आ रही हैं, तो अगर वैल्यू या मेजरमेंट्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आती हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। तो राइट आंसर इसका ये बनता है कि प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखें, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी डायमेंशन क्या है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ किस तरह कैलकुलेट करेंगे। न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का वो ये है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ हम लॉ के को डिफाइन नहीं कर रहे, जस्ट यहाँ ये हमने लिख दिया। अब देखें कि यहाँ हमने इस g की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो g को एक तरफ रखें, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, r उस तरफ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, m1 और m2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ ऐसी डायमेंशन है जिनका आप लोगों ने याद रखना है। अब फोर्स की डायमेंशन mlt-2 है, तो ये आपने याद रखनी है बिल्कुल। इसी तरह से जो आर है, आर बेसिकली हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस जो है वो डिस्टेंस में आ जाता है, या फिर लेंथ आप कह दें, डिस्प्लेसमेंट कह दें, तो इसकी जो डायमेंशन है वो एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। और मैस m1 और m2 बोथ आर मैसेस, तो इसके लिए m2 आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे, देखें फोर्स की डायमेंशन हमने पुट कर दी mlt-2, आगे एल स्क्वायर पुट कर दिया और मैस का m। इसको फर्दर कैलकुलेट करें, देखें L1 है, यहाँ L2 है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, ये एल और ये एल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो L3 हो जाएगा। अब देखें t-2 एज इट इज, लेकिन ये एक m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा, ये एक m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे वाला जो है वो 1 आ जाएगा, और 1 ऊपर जाएगा तो m-1 आ जाएगा, तो m-1 L3 t-2 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन सी बनता है, जो कि है m-1 L3 और t-2। ये आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे, ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बता सकते कि जो है इसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, जो कि है कि अ मेजरमेंट विच ऑन रिपीटिशंस गिव द सेम और नियरली सेम रिजल्ट इज कॉल्ड। अच्छा, अब एक हम मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन हर जब भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जितने भी रिपीटिशन करते हैं, तो हर एक रिपीटिशन के टाइम जो हमें रिजल्ट हासिल हो रहा है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो क्या हैं, प्रिसाइज हैं, क्योंकि वो आपस में जो रीडिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू नंबर 6 है, स्टूडेंट इज मेजरिंग द टाइम ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच, ही टेक्स 5 मेजरमेंट एज। यानी स्टॉप वॉच की मदद से वो 5 मेजरमेंट लेता है। एक आता है 3.0 सेकंड, एक हमारे पास रिजल्ट आता है 3.2 सेकंड, 3.4 सेकंड, 2.8 सेकंड एंड 3.1 सेकंड। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। अब हमने यहाँ अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट एक सोल्यूशन है वो ये है कि आप इसमें इन सब रीडिंग्स में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3.4 सेकंड है, और मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारे पास है 2.8। तो इन दोनों का आप कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये आपके पास आता है 0.3 सेकंड। तो ये डायरेक्ट एक मेथड है जिससे हम डायरेक्टली अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें इस मेथड को हमने यूज नहीं किया, वहां हमने मीन डेविएशन मेथड का यूज करते हुए अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एमसीक्यू की हद तक चलें हम यहाँ, क्योंकि हमने जल्दी करना है तो इस मेथड को यूज करें, लेकिन वहां जो है वो मीन डेविएशन मेथड जो कि सिखाया गया है उसको आपने यूज करते हुए रिजल्ट को जनरेट करना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज डिफरेंट डायमेंशन। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन डिफरेंट है। अब देखें, ये जो फोर्स है, वेट है और टेंशन है, दीज आर ऑल सेम
क्वांटिटीज, ये तमाम सेम क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनकी यूनिट भी सेम है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है और टेंशन की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो इस वजह से इन तीनों की डायमेंशन जो है वो सेम है। लेकिन मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ये एक डिफरेंट टर्म है, तो इसकी डायमेंशन इनसे डिफरेंट होगी। तो आप इस तरह से करेंगे। एक तरीका ये है कि आप सबकी डायमेंशन निकालें और देखें कि किसकी डायमेंशन डिफरेंट आ रही है। एक वो तरीका। एक डायरेक्ट आपको थोड़ा अगर हाव ना हो, थोड़ी समझ हो, तो आप बता सकते हैं कि फोर्स, न्यूटन और टेंशन इन तीनों की यूनिट सेम है, तो इसका मतलब यह है कि तीनों की डायमेंशन भी सेम होंगी। तो तीनों की डायमेंशन सेम है, इस वजह से जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्योंकि एमसीक्यू करते हुए हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक को कैलकुलेट करें, तो इस वजह से हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हम हर किसी की अलग से यूनिट निकालते, सॉरी डायमेंशन निकालते और देखते कि किसकी डायमेंशन सेम है और किसकी डिफरेंट है। नेक्स्ट देखें कि इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बाय एल ए एम बी टी सी देन द फिजिकल क्वांटिटीज विल बी। अब ये किसकी फिजिकल क्वांटिटी है? फोर्स इफ ए -1 बी 0 सी -2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तब आपको पता चलेगा। देखें यहां मैंने प्रेशर लिया और प्रेशर की जो डायमेंशन है वो क्या है? प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखनी है mlt-2 और एरिया जो है वो l स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो l है स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा, इस l से माइनस होगा तो l -1 हो जाएगा, ml-1 t-1। तो m की जो डायमेंशन है वो उसको हम कह रहे हैं b की वैल्यू। तो m की जो पावर है वो b की वैल्यू है और वो 1 है। l की जो पावर है वो a की वैल्यू है और वो है -1 और t की जो पावर है वो -2। तो ये किस में आ रही है? किसका? a-1 b1 और c2 है। इसमें आप देखें a-1 b1 और c2 किस में आ रहा है? तो प्रेशर में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो डायमेंशन है वो है प्रेशर की। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। Now we have MCQ number 9 which is order of magnitude 10 raised to power 6 plus 10 raised to power 8 is। यहाँ हमसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो इसके लिए ये है कि डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो हायर मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ 10 raised to power 8 ये हायर मल्टीपल है, तो यही इसका आंसर होगा। कैसे होगा हम इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ लिखा है 10 to power 8 और 10 to power 6, तो यहाँ 10 to power 8 को पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब है 1 लिखकर आगे आपने 8 0 ड्रॉ कर देने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब नीचे हमने 10 to power 6 लिखना है, दैट मीन 1 लिखकर आगे 6 0 लगा देने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 1 हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 और ये ठीक हो गया। अब देखें कि हमने इसको ऐड करना है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो आप देखेंगे कि किस तरह ऐड होगा। तो ये 0 का 0 आ जाएगा, 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 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये वाला जो 1 है इसको आप खत्म कर सकते हैं, यानी आप इस 1 की जगह जो है वो जस्ट 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ 0 पुट करें तो आंसर क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया। तो देखिए कि इसमें कितने जीरो हैं, यानी जब इस 1 को हम अगर राउंड ऑफ करते हैं, इस 1 को खत्म करते हैं, तो इसकी जगह हमें 0 लिखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? हम इसको राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक सिग्निफिकेंट है, यानी 10 to power 8 में 1 सिग्निफिकेंट है, 10 to power 6 में भी 1 सिग्निफिकेंट है, तो आपके आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ हमने जस्ट 1 लिखना है, आगे जो नंबर है डिजिट अगर आ रहा है तो उसको हम 0 कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास लिखा गया। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो 10 to power 8 ही आता है। तो इस तरह राइट आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज अ वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ओशियन वेव। अब देखिए यहाँ हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? स्पीड की डायमेंशन हमारे पास होती है LT-1। अब यहाँ हम सबकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, जिसकी डायमेंशन LT-1 आ जाएगी तो वही स्पीड की डायमेंशन होगी। तो यहाँ हम पहले फर्स्ट को कैलकुलेट करते हैं और देन फिर आगे मूव करेंगे। देखें यहाँ देखें
स्पीड की डायमेंशन में पता है एल टी माइनस वन होती है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए टी होगा, टी ऊपर आएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा जी ये लिखा है, तो स्क्वायर रूट लेमडा बेसिकली वेव लेंथ है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो एल ही होगी। और जी क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ देखें कि एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वही जी की डायमेंशन होगी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू होती है, तो यहाँ एल टी माइनस टू लिख दिया। अब देखें कि ये वाला एल और ये वाला एल कितना हो गया, एल टू हो गया और टी माइनस टू हो गया। आप ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी टू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल टी माइनस वन बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला ही हमारे पास इक्वेशन लिखी है, पहली इक्वेशन लिखी है, यही सेटिस्फाई कर रही है वेलोसिटी को। इसका मतलब ये हुआ कि यही राइट आंसर है। आप इसमें भी पुट करके चेक करें, यहाँ भी डायमेंशन पुट करके चेक करें, तो आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी की डायमेंशन की इक्विवेलेंट नहीं आएगी। सी में पुट करें और डी में पुट करें, ये आपका टास्क है, आपने करके बताना है कि आप लोगों से हो गया है या नहीं। तो यहाँ बहरहाल हमारे पास ये जो ऑप्शन ए है यही इसकी डायमेंशन है। तो अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से लिए गए हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 को। उसका रीजन ये है कि जो क्वेश्चन 1.1 है वो एस्टिमेशन से है, और एस्टिमेशन का जो आर्टिकल है वो सारे का सारा फॉर्मेटिव है। इस वजह से हमने 1.2 को इस लेक्चर क्वेश्चन 1.1 को इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1.2 और इससे फिर आगे मूव ऑन करेंगे। देखें कि यहाँ जो 1.2 है इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ एसआई बेस यूनिट। यानी यहाँ आपने इन ड्राइव क्वांटिटीज को एसआई बेस यूनिट में एक्सप्लेन करना है या एक्सप्रेस करना है। देखें पहले ही हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, यानी फोर्स को हमने यहाँ बेस यूनिट में लिखना है। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी मैस इनटू एक्सेलरेशन होता है। मैस को वैसे ही लिख दिया, लेकिन एक्सेलरेशन को अगर हम ओपन करके लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन को यहाँ हमने ओपन करके लिख दिया। अब वेलोसिटी को फर्दर अगर हम ओपन करें तो वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी वेलोसिटी को हमने रिप्लेस किया विद डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, नीचे टाइम एज इट इज आ गया। अब ये टाइम और ये टाइम नीचे जाकर टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ अब आप ऐसा यूनिट पुट कर दें, मैस की यूनिट जो है वो केजी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या फिर लेंथ इनकी यूनिट मीटर होती है, और टाइम जो है इसकी यूनिट सेकंड होगी, लेकिन ये जब ऊपर आएगा तो s माइनस टू हो जाएगा। Now we have B part which is the derivation of unit of work in term of base unit। अब हमने वर्क को एक्सप्लेन करना है, और वर्क क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम ओपन करेंगे एज इट इज, जिस तरह अभी हम प्रीवियस में कर आए थे। फोर्स इक्वल होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज आ गया नीचे। अब मैस को तो वैसे ही हमने लिख लिया, लेकिन एक्सेलरेशन को फिर ओपन करेंगे क्योंकि ये होता है वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। तो वेलोसिटी को फर्दर ओपन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एज इट इज ये चलता आ रहा है जिस तरह अभी हमने फोर्स का देखा था, यानी मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो 60 डिस्प्लेसमेंट एक आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर ओवर टाइम स्क्वायर। अब यहाँ यूनिट पुट करते हैं, मैस की यूनिट केजी होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट जो होगी वो सेकेंड माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर s माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास वर्क की जो SI बेस यूनिट है। नेक्स्ट मूव करेंगे। Now we have C part which is derivation of unit of power in term of base unit। अब पावर क्या है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इन फिजिकल क्वांटिटीज की। तो पावर हमारे पास होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम को आप पावर कहते हैं। तो वर्क अगेन वर्क क्या होता है अभी आप देख कर आए हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम से जस्ट आपने डिवाइड करना है। तो फोर्स को वैसे ही ओपन करेंगे, मैस इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह वैसा डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगा। एक्सेलरेशन को अगर आप ओपन करें तो ये वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, और टाइम नीचे जाकर टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास सॉरी वेलोसिटी को फर्दर आप ओपन कर दें विच इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये दोनों टाइम मिलकर टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें कि यहाँ ये टाइम स्क्वायर फर्दर इस टाइम से मिलकर टाइम क्यूब हो जाएगा, एक नीचे भी टाइम है। अब तो देखिए मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर हो जाएगा, और ये तीनों टाइम मिलकर
टाइम क्यूब हो जाएगा। तो अब आप यहाँ यूनिट पुट कर दें तो केजी हो जाएगी मास की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर होती है, यहाँ स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकंड तो s-3। तो ये पावर की हमारे पास बेस यूनिट आ जाएंगी। Now we have D part which is derivation of unit of pressure in term of base unit। और pressure क्या है? pressure हमारे पास force per unit area है। तो force अगेन वैसे ही हम लिखेंगे कि force इक्वल होता है mass into acceleration, एरिया की जगह एरिया लिखेंगे। फोर्स को हम मल्टीपल्स टाइम आप सॉल्व कर चुके हैं, अब आप लोग खुद करने की कोशिश करें। तो एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल होगा वेलोसिटी ओवर टाइम के, फिर वेलोसिटी को फर्दर ओपन करेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये कि मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर। तो अब नीचे भी एरिया को अगर हम ओपन करें तो एरिया बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे जैसे आप कहते हैं कि लेंथ इनटू लेंथ होता है या लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो वहां दो डिस्प्लेसमेंट आएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आप लिख सकते हैं एरिया को। तो एक डिस्प्लेसमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या ऊपर रह जाएगा मास, नीचे रह जाएगा डिस्प्लेसमेंट और साथ रह जाएगा टाइम स्क्वायर। तो मास की यूनिट केजी, डिस्प्लेसमेंट एम क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है m-1 और टाइम की जगह s-2। तो ये हमारे पास था इसका डी पार्ट। अब अगर हम इसके ई पार्ट की तरफ जाएं तो जो कि है कि डेरिवेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और ये इक्वल होता है करंट इनटू टाइम। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम। तो आप देखें कि जो करंट है इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है और टाइम की यूनिट सेकंड। तो एएस इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या बन जाएगी? एएस बन जाएगी। और एएस जो है ये इक्वलेंट होता है 1 कूलम के। आप इसको रिप्लेस करके 1 कूलम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने बेस यूनिट में रहना है तो आप इस तरह से लिखें, एएस लिखें। अब नेक्स्ट मूव करेंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 1.3 की तरफ, और वो ये है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट विद अ स्मॉलर रेजोल्यूशन। यानी ये जरूरी क्यों है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें या उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करें जिसकी रेजोल्यूशन स्मॉलर है। तो स्मॉलर रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ आप यूं समझ लें कि जिसका लीस्ट काउंट कम है। कम लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज करना ज्यादा जरूरी क्यों है, तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। यहाँ देखें, यहाँ एक फिजिकल वेइंग बैलेंस मशीन है और एक डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है। अच्छा, जो फिजिकल वेइंग बैलेंस मशीन है इसका आप लीस्ट काउंट समझ लें कि 5 kg है, यानी ये 5 kg के डिफरेंस से मेजर कर सकता है। तो अब जैसे यहाँ इसने बताया है कि राइस का जो मैस है वो 10 kg है, तो यहाँ हमने 10 kg लिख दिया। या तो ये 15 kg बताएगा या 10 kg बताएगा या 5 kg बताएगा। इसका रीजन ये है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 5 kg है, यानी 5 का मल्टीपल ही हमेशा ये आंसर जनरेट करेगा। लेकिन अब ये जो डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है तो इसने इन्हीं राइस का मैस में बताया 12 kg। क्यों? क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 kg था। तो अब देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ज्यादा आसानी रहे। यहाँ इसका जो लीस्ट काउंट है लेट्स सपोज 1 kg है, वैसे इसका 0.1 kg यहाँ हमें शो हो रहा है, तो आप अज्यूम करें चले 1 kg है। तो इसने हमें अगर 10 kg होता तो 10 बताता, 11 होता तो 11 बताता, 12 होता तो 12 बताता। अब यहाँ इसका 12 था तो इसने एग्जैक्ट हमें 12 kg इसका मैस बताया, लेकिन ये नहीं बता सकता। ये जो फिजिकल वेइंग बैलेंस है इसका लीस्ट काउंट है 5 kg, तो ये हमें या तो 10 kg बताएगा या 15 kg बताएगा, दरमियान का नंबर ये हमें नहीं बता सकता फिजिकल वेइंग बैलेंस मशीन। तो कम लीस्ट काउंट किसका है? इसका है, यानी स्मॉलर रेजोल्यूशन किसकी है? इस डिजिटल की है। तो ज्यादा अच्छा कौन है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन बता रहा है? तो ये जो हमारे पास डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है ये ज्यादा एक्यूरेट बता रही है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है या स्मॉलर रेजोल्यूशन है। तो जितनी स्मॉलर रेजोल्यूशन होगी उतना एक्यूरेट रिजल्ट होगा। इसी वजह से ये जरूरी है, हमें चाहिए कि हम जिस चीज की भी मेजरमेंट कर रहे हों तो इसके लिए हमें जो टूल यूज करते हैं उनका लीस्ट काउंट कम से कम होना चाहिए। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल है, जैसे एक वर्नियर है और एक स्क्रू गेज है। अब स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू वर्नियर। इसी वजह से स्क्रू गेज की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू वर्नियर। अब हम वापस चलते हैं और इसके आंसर लिखने की कोशिश करते हैं।
देखिए अब आंसर कैसे है। आंसर यहाँ लिखा है कि एन इंस्ट्रूमेंट विद अ स्मॉलर रेजोल्यूशन कैन मेजर वेरी स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी। स्मॉल चेंज होगा क्वांटिटी में, जैसे यहाँ मैथ्स में थोड़ा सा भी चेंज था तो वो इसने मेजर कर लिया। एग्जैक्ट 10 kg नहीं था, वो 12 kg था, तो वो चेंज था, तो उस चेंज को इसने मेजर कर लिया जिसका रेजोल्यूशन कम था। दिस रिड्यूस मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। अब ये जो मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है उसको कम कर रहा है बेसिकली, एंड इंप्रूव द प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट की प्रिसीजन को इंप्रूव कर रहा है। मोर प्रिसाइज मेजरमेंट also increase the reliability of the experimental data. Therefore, instruments with a smaller resolution are preferred in scientific experiment. नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4 है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि नंबर ऑफ इंक्रीज करें नंबर ऑफ रीडिंग्स को किसी एक्सपेरिमेंट्स में। अब देखें, टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। जितनी ज्यादा मल्टीपल्स टाइम आप रीडिंग्स लेंगे और उनकी फिर एवरेजेस ले लेंगे तो इस तरह आप रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी वन टाइम आपने किसी जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट्स कर रहे हो, तो आपने वन टाइम मेजरमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करना, क्योंकि वहां उसके अंदर रैंडम एरर हो सकते हैं। तो इसलिए हमने मल्टीपल्स टाइम रीडिंग्स लेनी है और उनकी फिर एवरेज फाइंड करनी है। तो इस तरह अगर रैंडम एरर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। ये रैंडम एरर के इफेक्ट को कम करता है। द एवरेज ऑफ मैनी रीडिंग इज यूजुअली क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। दिस इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। देयरफॉर रिपीटेड मेजरमेंट लीड टू मोर डिपेंडेबल कंक्लूजन। तो जितनी ज्यादा आप लेंगे, रीडिंग्स लेंगे और उस तरह उनकी एवरेज ले लेंगे तो रैंडम एरर कम हो जाएगा, और रैंडम एरर अगर कम हुआ तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाएंगी, क्योंकि वो ज्यादा आपस से एक दूसरे के साथ क्लोज होती चली जाएंगी। नेक्स्ट मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1.5 है जिसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है, तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। आल्दो कि हम अपनी थ्योरी के लेक्चर में इसी तरह से समझ कर आए हैं, लेकिन यहाँ हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अज्यूम करें कि यहाँ तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि एक मैसिव बॉडी का मास मेजर कर रहे हैं, और एक्चुअल जो मास है वो 17 kg है। वेट नहीं, मास जो है वो 17 kg है। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेजर करती हैं और ये कहती हैं कि सर इसका जो मास है वो 16.5 kg है। ये स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसका मास जो है वो 16.4 kg है, और ये स्टूडेंट कहता है कि सर इसका मास जो है वो 17.2 kg है। तो आप देखें कि हम एक्यूरेसी किसे कह रहे हैं। तो देखें कि इन सब रीडिंग्स में से जो एक्चुअल रीडिंग है उसके क्लोज क्लोज किस बच्चे की रीडिंग है, तो डेफिनेटली इस ब्लू शर्ट वाले बच्चे की जो रीडिंग है वो इस एक्यूरेट वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जितना वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के ज्यादा क्लोज होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो इस बच्चे की जो रीडिंग है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू अदर टू स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम इन दोनों स्टूडेंट्स की रीडिंग को आपस में कंपेयर करें तो इनकी रीडिंग्स जो हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ रही हैं। यानी एक 16.5 बता रहा है तो एक 16.4। तो इनका आपस में जो क्लोजनेस है यही प्रिसीजन होती है। यानी प्रिसीजन ये बताती है कि रीडिंग्स या जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में कितना क्लोज हैं। तो जितना रीडिंग्स या वैल्यूज आपस में ज्यादा क्लोज होंगी उतना ज्यादा प्रिसाइज होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दो स्टूडेंट्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो ज्यादा प्रिसाइज तो हैं लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, और इस बच्चे की जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज नहीं है लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो अब हम अगर इस बात को लिखना चाहें अपने पास तो हम क्या लिखेंगे कि प्रिसीजन टेल हाउ द वैल्यू और मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर। वैल्यू और मेजरमेंट्स का आपस में क्लोज होना ये बेसिकली प्रिसीजन हमें इस बारे में बताती है। जबकि एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी टेल्स हाउ वैल्यू और मेजरमेंट क्लोज विद द एक्चुअल वैल्यू। यानी मेजरमेंट्स या जो वैल्यूज हैं, जो रीडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर लाई कर रहे हैं, ये बेसिकली एक्यूरेसी डिफाइन करती है। अच्छा, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि प्रिसीजन डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक्स के ऊपर जिसके जरिए से आप मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं। यानी आपका अच्छा अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आपकी प्रिसाइज वैल्यू आएंगी, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ही आपका ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो रीडिंग है वो प्रिसाइज ना हो। जबकि एक्यूरेसी डिपेंड करती है लीस्ट काउंट के ऊपर। जितना लीस्ट काउंट कम होगा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। इसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहां देखें, यहाँ एक फिजिकल वेइंग बैलेंस मशीन है और ये बार बार एग्जांपल रिपीट हो रही है।
ये फिजिकल एक वेइंग बैलेंस मशीन है और ये डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है। अगर आप इन दोनों की मदद से सेम मास को मेजर करें तो कौन ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। अब देखें इसने 10 kg हमें बता रहा है कि इनका जो मास है वो 10 kg है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 5 kg है, यानी कम से कम ये 5 kg मेजर कर सकता है। या तो ये 5 kg बताएगा, या 10 kg मास बताएगा, या फिर 15 kg बताएगा, दरमियान की वैल्यू नहीं बता सकता। अब इसके मुकाबले में ये जो डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है इसका लीस्ट काउंट 0.1 kg है, यानी यहां तो अब तो एग्जैक्ट 12 kg है, लेकिन 12.1 kg भी होता है तो ये जो डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है वो हमें बताती। इसका लीस्ट काउंट कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी लेट्स सपोज, अब सपोज कर लें कि इन राइस की जो एक्चुअल मास है वो 12.01 है, ठीक है, और ये जो डिजिटल वेइंग बैलेंस है ये हमें 12 एग्जैक्ट बता रही है और ये 10 बता रहा है। तो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा क्लोज किसकी है? इसकी रीडिंग जो है वो ज्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट होगी। तो लीस्ट काउंट के ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट विच इज एक्यूरेसी इज इफेक्टेड बाय द सिस्टमैटिक एरर। एक्यूरेसी जो है वो इफेक्ट होती है सिस्टमैटिक एरर, यानी अगर आपकी रीडिंग्स के अंदर सिस्टमैटिक एरर है, ऐसा एरर आ रहा है जो तरतीब से आ रहा है, तो आपकी वैल्यू के अंदर, आपकी मेजरमेंट्स के अंदर, आपके रिजल्ट्स के अंदर एक्यूरेसी इफेक्ट होगी, यानी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। ये देखें, लेट्स सपोज हम पहले भी इसको समझ कर आए हैं कि ये एक डिजिटल वेइंग बैलेंस मशीन है, लेकिन अब इसका जो मास है ये हमें 10 kg बता रही है, आल्दो कि हमने इसके ऊपर कोई मैसिव बॉडी नहीं रखी, लेकिन स्टिल इसमें कोई एरर आ गया है और सिस्टमैटिक एरर है जिसकी वजह से ये 10 kg बता रही है। अब जब 50 kg का मास इसके ऊपर रखेंगे तो ये 60 kg बताएगी, 60 kg का रखेंगे तो ये 70 kg बताएगी, यानी ये मशीन के अंदर 10 kg का एरर है, सिस्टमैटिक एरर है। तो अगर सिस्टमैटिक एरर आएगा तो आपकी जो रीडिंग्स होंगी वो ट्रू वैल्यू से दूर लाए कर रही होंगी। देखें, आप ट्रू वैल्यू से दूर लाए कर रही हैं, रीजन क्या है? सिस्टमैटिक एरर है। तो जब सिस्टमैटिक एरर आएगा तो जो एक्यूरेसी है वो इफेक्ट होगी। इसी के साथ साथ अगर रैंडम एरर आता है तो उससे प्रिसीजन इफेक्ट होगी, क्योंकि रैंडम एरर का रीजन अननोन होता है, पता नहीं होता कि एग्जैक्ट किस वजह से रैंडम एरर काज हो रहा है। तो जब रैंडम एरर आएगा तो आपकी जो रीडिंग होंगी वो प्रिसाइज नहीं होंगी, दैट मीन वो जो वैल्यूज हैं, वो जो रिजल्ट्स हैं, वो जो मेजरमेंट्स हैं वो आपस में दूर दूर होंगी, आपस में क्लोज नहीं होंगी। नेक्स्ट मूव करेंगे और अगले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6 है जिसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का क्या मतलब है या इसका क्या प्रिंसिपल है? तो अब देखें, अब मैं इसको समझा कर लिख कर बताऊंगा, फिर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। देखें, एक हमारे पास है ये इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू, अब आगे आएगी आप लोगों की, वी आई प्लस ए टी, ठीक है। पता नहीं आप लोग इससे फैमिलियर हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको कहते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें कितनी टर्म्स हो रही हैं, यूज हो रही हैं? एक टर्म ये यूज हो रही है, एक टर्म ये यूज हो रही है, और एक टर्म ये यूज हो रही है। ये ए टी एक टर्म है, वी आई एक टर्म है, और वी एफ एक टर्म है। जितनी टर्म्स यूज हो रही हैं सारी की सारी टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम हो, तो तभी हमारे पास इक्वेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हमें ये कहता है कि जितनी भी टर्म्स यूज हो रही हैं सबकी डायमेंशन जो है वो सेम आनी चाहिए, यानी एक फिजिकल इक्वेशन के अंदर जितनी भी आप कह सकते हैं टर्म यूज हो रही हैं तमाम टर्म्स की डायमेंशन सेम आनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखें, आपको पता है कि वेलोसिटी की जो टर्म है, वेलोसिटी जो टर्म है, भले फाइनल हो या इनिशियल हो, इसकी डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। अभी तक आप सीख कर आ चुके हैं, हमने इसको देखा था कि एल टी माइनस वन कैसे है। अब इसी तरह से ये भी वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन होगी। और इधर देखें, अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है ये एल टी माइनस टू होती है, एल टी माइनस टू होती है, ठीक है। और आगे जो टी, ये वाला टी है, स्मॉल टी, इसकी डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल टी हो जाएगी, टी वन हो जाएगी। तो आप देखें कि जब इसको आप फर्दर लिखे ना, तो ये टी टू है, लेट मी ओपन पॉइंटर ताकि आपको नजर आए कि मैं क्या कह रहा हूं। ये टी माइनस टू है, ये टी वन है। तो वन और माइनस टू, जब ये बेसिस सेम है, ये भी टी है ये भी टी है, तो पावर्स इनकी ऐड होती हैं। माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा? टी माइनस वन हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे एल टी माइनस
1 लिख देंगे, ठीक हो गया। तो एक LT-1 ये आ गया। अब देखें, आप जितनी भी टर्म्स हैं इन सारों की जो डायमेंशन है वो सेम है। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी टर्म सेम ना हो तो फिर वो जो डायमेंशन होगी वो होमोजेनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी उस डायमेंशन के अंदर। दैट मीन वो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन होगी, यानी वो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने खुद से लिख दिया। ठीक है, अगर किसी डायमेंशन में अगर किसी इक्वेशन की के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सारों की डायमेंशन सेम ना आ रही हो तो वो जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती। तो जब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ना हो, यानी डायमेंशनली इनकरेक्ट हम कह सकते हैं, वो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती। देखें, जस्ट लेट्स सपोज, ये देखें, अब देखें, लेट्स सपोज मैं इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दूं कि वी एफ इज इक्वल टू होता है, आपको पता है वी एफ इज इक्वल टू होता है वी आई प्लस एस, लिख देता हूं। ठीक है, लेट्स सपोज यहां मैं एस लिख देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जस्ट L हो जाएगी। तो अब आप देखें कि जितनी भी टर्म्स हैं, क्या सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम है? इसकी LT-1 है, इसकी LT-1 है, लेकिन इसकी तो L है। तो ये जो इक्वेशन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताता है कि कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी और कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। तो जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये देखें, ये अभी हमें पता चल गया कि ये हमने खुद से लिखा है। तो किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना ही उस इक्वेशन की एग्जिस्टेंस का सबूत है। अच्छा, तो देखें, अब यहां हम इसको पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट दैट ऑल टर्म इन द फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। जितनी भी टर्म्स इसके अंदर यूज हो रही हैं सबकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए। अब वी आई की LT-1 है और इसकी भी LT-1 ही होनी चाहिए। ये हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। अब देखें, अब अगर डिफरेंट होंगी तो फिर क्या होगा, आगे वो ये कहता है दिस मीन क्वांटिटीज विद द डिफरेंट डायमेंशन कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब देखें, यहाँ LT-1 है और यहाँ क्या है, L है, तो ये दोनों ऐड ही नहीं हो सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो डिफरेंट अगर डायमेंशन आ रही हैं तो ना वो ऐड हो सकते हैं ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इट इज यूज टू चेक द वेदर फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और ये यूज किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम यूज करते हैं कि ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं। तो जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी वो ही एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउएवर इट डज नॉट गारंटी दैट द इक्वेशन इज कंप्लीटली करेक्ट। अच्छा, ये इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो आपकी इक्वेशन है वो कंप्लीटली करेक्ट भी है या नहीं है। अब देखें देखें कंप्लीटली करेक्ट का मतलब है कि फिजिकली करेक्ट है कि नहीं। अब देखें, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है। ठीक है, अब मैं अगर एक और लिखूं, एक और इस तरह से लिख दूं, एक और इक्वेशन यहां लिख देता हूं, चलें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 580। ये लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये हमने वहां समझा था, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हमने ये समझा था। अब इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो अब वी एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, आपको पता है LT-1। ठीक है, वी आई की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। अच्छा, 5 को आप वैसे ही लिख दें, 5 एक कांस्टेंट नंबर है। और AT की डायमेंशन क्या हो जाएगी, हमने यहां सॉल्व करके लेकर आए हैं, यहां जहां मैं सर्कल लगा रहा हूं आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं LT-1। अब देखें, अगर हम डायमेंशनली देखें तो डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि हर एक डायमेंशन की, हर एक क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो सेम है। यानी यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, यहाँ LT-1 और यहाँ AT की भी LT-1। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये गारंटी नहीं कहता, डायमेंशनल एनालिसिस हमें इस बात की गारंटी नहीं देता कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो फिजिकली करेक्ट भी हो। लेकिन जो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, जैसे ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होती है। अब ये हमें पता है कि वी आई प्लस 580 होता है, 580 नहीं होता। जब आप फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे तो ये 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये इससे आपकी डायमेंशन जो है वो गलत हो जाएगी, आपकी जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है वो गलत हो जाएगा, ये 5 यहां नहीं आता। तो लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये कह रहा है कि ये इक्वेशन करेक्ट है,
ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो रेड वाली है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। असल में ये इक्वेशन ऐसे है। तो ये एक ड्रॉबैक है आप कह सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का, कि इट डज नॉट गारंटी दैट द इक्वेशन इज कंप्लीटली करेक्ट और यू कैन से फिजिकली करेक्ट, यानी ये गारंटी नहीं देता कि फिजिकली करेक्ट है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये रेज करने दें, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये मैं अरेज कर दूं, आप इस चीज को दोबारा सुने। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो आई होप कि आप इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बस इसको छोड़ कर नहीं जाना किसी चीज को, ठीक है। अगर यहाँ नहीं भी समझ आती, अपने स्कूल टीचर्स, अपने कॉलेज के टीचर्स से लें गाइडेंस की किस तरह से ये ऐसे कहा जा रहा है, हमें नहीं समझ आ रही, तो इसको चीजों को स्किप ना कीजिए बिल्कुल भी। अच्छा नेक्स्ट देखें, यहाँ देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.7, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर एंड 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स मेजर द टाइम इट टेक्स to fall back down using the stopwatch. The recorded times are 6.2, 6.0, 6.4, 6.1 and 5.8 seconds. Find the average time and its uncertainty. यानी हमने यहाँ एवरेज टाइम फाइंड आउट करना है। तो एवरेज कैसे लेते हैं, आपको पता है कि सारे नंबर्स को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और यानी सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं इन सबको सम कर लीजिए और जितना नंबर है इनका इससे डिवाइड कर लीजिए। ये 5 हमारे पास टाइम्स थे, 5 ऑब्जर्वेशन थी, इससे हमने डिवाइड करना है इन दोनों को। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास टाइम आएगा 6.1 सेकंड आ जाएगा। तो अब ये तो टाइम आ गया, एवरेज टाइम आ गया, लेकिन अब हमने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी वैसे फाइंड करते हैं जैसे अभी हम कर आए हैं कि सबसे पहले हम पहली जो हमारे पास रीडिंग्स थी, पहला जो टाइम था T1, इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। तो एवरेज वैल्यू से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसके अंदर T1 के अंदर जो अनसर्टेनिटी वो आ जाएगी। फिर T2 को माइनस कर दीजिए, T2 हमारे पास क्या है 6.0, इसको आप एवरेज वैल्यू से माइनस कर दीजिए। फिर T3 कितना है 6.4, इसको एवरेज से माइनस कर दीजिए। T4 को एवरेज वैल्यू से माइनस कर दीजिए और T5 को एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो इस तरह ये जो सारी आपके पास आई हैं, टाइम आया है, इन सारे टाइम्स को आप क्या करते हैं आपस में दोबारा फिर इनकी एवरेज ले लें। ये डेविएशन है और इससे डेविएशन की एवरेज ले लें आप। तो जब आप एवरेज लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.16 आएगा। तो ये हमारे पास जो थी एवरेज टाइम था, लेकिन साथ में ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, कि फाइनल रिजल्ट के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.8, जिसकी स्टेटमेंट है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू HF और वेयर F इज फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट H। H की डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखें H क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट F, ये जो E है और F इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो E बाय F हो जाएगा। अब E क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की जो डायमेंशन है वो ml² T-2 है। कैसे है, एनर्जी की वही डायमेंशन है जो वर्क की डायमेंशन है, क्योंकि वर्क इज अ एनर्जी। वर्क क्या है, एनर्जी ही है। अच्छा देखें अब कैसे है ये वर्क एनर्जी, ये इसको देख लेते हैं। देखें W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है, ठीक है, F इंटू एस होता है। और F को अगर हम फर्दर ओपन करें तो ये होता है MA इंटू एस हो जाएगा, ठीक है क्या। और अब इसकी डायमेंशन आप लिख लें, पुट कर लें। M मास की जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है, ठीक है, यहाँ कैपिटल M लिख देंगे। और A एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2 और आगे जो S है इसकी डायमेंशन है L है। तो कितना हो जाएगा, ml² T-2 हो जाएगा, ठीक है। ये ही हमने डायमेंशन लिखी है, क्योंकि वर्क एनर्जी ही है तो वर्क की जो डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन है। अच्छा अब देखें ये हमने लिख दिया ml² T-2। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी को अगर आप डिफाइन करें ना 1/f होता है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इक्वल होती है 1/t, ठीक हो गया, 1/t होता है, ठीक है। अब ये टाइम की डायमेंशन कैपिटल T होती है, T ऊपर आएगा तो T-1 हो जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी के ऊपर आप डायमेंशन पुट कर दें, एनर्जी के ऊपर डायमेंशन पुट कर दें, यहाँ ये जो ml² T-2 आए ये पुट कर दी, और फ्रीक्वेंसी के नीचे T-1 ऊपर आएगा तो T+1 हो जाएगा,
ठीक है, +1 -2 t -1 हो जाएगा। तो प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन आएगी ml² t -1 आ जाएगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन 1.9 जो कि है कि जस्टिफाई व्हाई ऑल मेजरमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। इसको जस्टिफाई करें कि जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो अनसर्टेनिटी यानी का मतलब ये होता है बेयकीनी। कोई भी आप रीडिंग लें, कोई भी मेजरमेंट लें, तो आप 100% श्योर नहीं होते कि जो आपने मेजरमेंट्स ली हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट की हैं। तो ये एक बड़े मजे की बात भी है। हम इस तरह कहते हैं कि एक बात हम यकीन से कह सकते हैं कि हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते, यानी द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर हम आंसर रीड करें तो ये है कि ऑल मेजरमेंट्स कंटेन सम अनसर्टेनिटी बिकॉज नो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली एक्यूरेट। यानी हम मेजरिंग जो डिफरेंट वैल्यूज को मेजर कर रहे होते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही कर रहे होते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% या परफेक्टली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशंस होती हैं, उसका लीस्ट काउंट होता है, ऑब्जर्वर एरर्स होते हैं एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं कैन अफेक्ट द मेजर्ड वैल्यू। इवन रिपीटेड मेजरमेंट मे डिफर स्लाइटली ड्यू टू द रैंडम एरर। अगर आप बार बार मेजरमेंट लेंगे तो आप देखेंगे कि रैंडम एरर की वजह से आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लोज भी नहीं लाई कर रही होंगी। देयरफॉर एवरी मेजरमेंट is expressed with an uncertainty to indicate its reliability. डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। और यहाँ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1.1 वो अगेन एस्टिमेशन से रिलेटेड है। तो वहाँ वो क्योंकि आर्टिकल सारा फॉर्मेटिव है तो 1.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ए पार्ट है वो ये है कि डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर ओवर ए एक्स। इसकी डायमेंशन अभी हमने डिटरमिन करनी है कि इसकी क्या डायमेंशन आती है। तो अगेन सबसे पहले हम वेलोसिटी है, क्योंकि ऊपर तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी -1 है, ये आप याद कर लें। एक्सेलरेशन नीचे है तो इसकी डायमेंशन एल टी -2 है, और डिस्प्लेसमेंट है एक्स, इसकी डायमेंशन एल है। तो यहाँ पुट कर देंगे। देखें वेलोसिटी की जगह एल टी -1, क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, एक्सेलरेशन एल टी -2 और इसकी डायमेंशन एल लिख देंगे। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला जो स्क्वायर है वो एल के ऊपर एल स्क्वायर हो जाएगा, टी -2 हो जाएगा। नीचे देखें ये एल और ये एल, एल स्क्वायर हो जाएगा और टी -2 हो जाएगा। तो आप देखें कि एल स्क्वायर से टी -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या डायमेंशन बची? एल की डायमेंशन 0 बची और टी की डायमेंशन भी सॉरी एक्सपोनेंट, आई शुड से एक्सपोनेंट, एल का जो एक्सपोनेंट था वो भी 0 और टी का एक्सपोनेंट जो था वो भी 0। तो आप m को भी 0 लिख लें तो इस तरह इसकी जो डायमेंशन होगी वो L0 M0 और T0 होगी। इसको आप कहेंगे डायमेंशनलेस है, यानी इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी पार्ट के डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर ओवर 2। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। अगेन ए क्या है? एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन क्या होती है? एल टी -2। टी क्या है? टाइम है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। और इस तरह आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। ए की जगह एल टी -2, टी की जगह टी, और इसका स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, और नीचे जो है वो 2 लिखा है। ये कांस्टेंट है, इसको अगर आप इग्नोर भी कर दें तो इट्स ओके। अब देखें कि यहाँ क्या हो जाएगा अगर फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ हमारे पास हो जाएगा एल टी -2 और आगे टी स्क्वायर है, तो t और t -2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट क्या बचेगा? l बचेगा। तो इसकी डायमेंशन क्या बची? l बची। तो इसका मतलब है कि इस सारे की जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है l आ रही है, लेंथ आ रही है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल 1.3 है जिसकी स्टेटमेंट है इफ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इनटू z फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी अगर x के अंदर, y के अंदर और z के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 1%, 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली है। तो आपने a के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखें ये हमने लिखा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x, ठीक है, वो जो कि कितनी है 1%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y 1%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z 2%। तो देखें टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी। तो देखें कि x की पावर है, तो x के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी है उसको उसकी पावर से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 लिख दिया। इस तरह y की भी पावर है, एक्सपोनेंट है, तो इसको इसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। y के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखा है, ये हमने रूल देख कर आए हैं कि फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड पावर्स, तो पावर्स के लिए क्या करते हैं
के एक्सपोनेंट अगर आ रहा हो तो जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसको उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं। अब z की चूंकि पावर 1 है तो यहां हमने 1 लिख दिया, तो टोटल कितनी हो जाएगी, अब यहां आप इसको मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6% हो जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा। Now we have numerical 1.4 जो कि है कि a spherical ball of the radius r experiences a resistive force F due to air as it moves through it at speed v. The resistive force is given by the expression F is equal to CRV, where c is the constant. By using dimension derive the SI unit of the dimension constant c. अब c की हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है कि c की क्या डायमेंशन है। तो f को एक तरफ रखें और rv को उसी तरफ ले जाइए, तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे, तो c हमारे पास आ जाएगा f ओवर rv। अब जस्ट हमने f की डायमेंशन, r की डायमेंशन और v की डायमेंशन पुट करनी है और इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरह से c की डायमेंशन आ जाएगी। तो देखें f फोर्स है, इसकी डायमेंशन अब हमें याद होनी चाहिए कि mlt-2 है, r की डायमेंशन l है और v की डायमेंशन lt-1 है। इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए f के अंदर। f क्या है, mlt-2 और r की डायमेंशन l और वेलोसिटी की डायमेंशन t-1। तो ये देखें, ये एक l इस l से कैंसिल आउट करते हैं, ये वाला l चलें इस l से कैंसिल आउट कर दें, और t-2 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मेरे ख्याल में मैं यहां कर देता हूं ताकि ये जो है वो आप लोगों को जरा इजी हो जाए। देखें क्या मैं कह रहा हूं कि ये जो l है वो इस l से कैंसिल आउट कर दीजिए और क्या हो जाएगा m, ये t-1 है ना, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा t m, अच्छा ये l भी ऊपर जाएगा, l-1 हो जाएगा। कौन सा l मैं बताता हूं, l-1 t-2 और +1, ठीक हो गया, +1। तो इस तरह डायमेंशन क्या बनेगी, m l-1 और t-1, ठीक हो गया, यही बननी चाहिए। देखें क्या किया जा रहा है, एक l से कैंसिल आउट हो गया, t-1 है, -1 ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी, वो हमने लिख दिया, और ये वाला जो l है वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। ये देखें, ये वही लिखी है ml-1 t-1। अब हमने अगर इसकी यूनिट निकालनी है, यूनिट देखनी है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे। अब मैस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, केजी, मैस की जगह केजी पुट कर दीजिए। लेंथ इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर, मीटर के -1 ही आ जाएगा, और टाइम की जो यूनिट होती है एसआई वो सेकंड होती है, तो केजी पर मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई, सी यानी इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिकल 1.5 जो कि है कि द प्रेशर एट अ डेप्थ h in an incompressible fluid of a density rho is given by P is equal to rho gh, where g is the acceleration due to gravity. Check the homogeneity of this equation. अब ये आपने homogeneity चेक करनी। इसका क्या मतलब है कि जितने भी टर्म्स हैं उन सारों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये राइट साइड पर इसको एक टर्म कंसीडर कीजिए और P को एक टर्म कंसीडर कीजिए, तो इन दोनों की जो टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये प्रेशर जो है इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन मैं आपको लिखकर बताता हूं। इसकी डायमेंशन होती है, आपको वैसे ये बात पता होनी चाहिए कि जो प्रेशर होता है ये, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया कि नहीं। अब देखें, अब फोर्स की डायमेंशन क्या है, अभी हम देख कर आए हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है m l t-2। ठीक हो गया, ये फोर्स की डायमेंशन है। ठीक है, और एरिया की क्या डायमेंशन होती है, एरिया की डायमेंशन होती है लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर। तो एक इससे एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्दर इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एम, नीचे वाला एक एल ऊपर चला जाएगा, -1 t-2। तो यही डायमेंशन हमने यहां लिखी है। ये देखें आप लोग, ये हमने प्रेशर की डायमेंशन क्या लिखी है, ml-1 t-2, ये हमने यहां से उठाकर यहां लिख दी। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी इसकी डायमेंशन ये ml-1 कैसे आई, तो डेंसिटी कैसे क्या होती है, डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये डायमेंशन है, जब आप टर्म्स को डिफाइन करते हैं तो वहां से बेसिकली ये जनरेट हुई है। तो डेंसिटी क्या होती है, रो, ये क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस की जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल M हो जाएगी, और वॉल्यूम 3 लेंथ होती है ना, लेंथ का क्यूब हो जाएगा, L3 हो जाएगी। जब आप फर्दर इसको करेंगे तो L3 -3 हो जाएगा, तो
L-3 हो जाएगा। अब जी की जो डायमेंशन है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वही जी की डायमेंशन है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? Lt-2, वो हमने यहाँ लिख दिया। h हाइट है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। अब हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डायमेंशन ये वाली आई है, तो राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई करके यही आनी चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी। अगर नहीं आएगी तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी, यानी ये होमोजेनिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो इससे पहले मुझे यहाँ इसको रेज करने दीजिए और फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, या जितनी भी टर्म्स हैं इन सब की जो डायमेंशन है वो एक्यूरेट आती हैं। तो देखें, यहाँ देखें, अब देखें सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में आप देखें कि रो जी एच है, रो की डायमेंशन जो हमने यहाँ से ड्राइव की थी ML-3, जी की डायमेंशन LT-2 और एच की डायमेंशन L। इसको आप फर्दर कीजिए, देखें L-3 है, L1 है और L भी 1 है, 1 और 1 L2 हो जाएगा, L2-3 कितना हो जाएगा? L-1 हो जाएगा, T-2 एज इट इज आ गया ML-1 T-2, और इसकी प्रेशर की डायमेंशन भी यही है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, यानी होमोजेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1.6 और 7 है न्यूमेरिकल, वो आप लोगों का एक्सक्लूडेड है, इस वजह से वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब हम मूव कर रहे हैं 1.8 की तरफ। तो 1.8 देखें कि द करंट पासिंग थ्रू आ रजिस्टर इज I is equal to 3.0 plus minus 0.1 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 13 plus minus 0.5 ओम। आपने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमने इसमें करनी है पावर कंज्यूम करेक्ट टू द वन सिग्निफिकेंट फिगर। पावर कितनी कंज्यूम है, पहले हमने पावर्स को कैलकुलेट करना है। तो पावर क्या होती है? पावर का फार्मूला हमारे पास होता है I²R। ये हम फिजिक्स के अंदर भी देख कर आए थे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस फार्मूलाज की तरफ नहीं जा रहे, जस्ट आप यहाँ नोट कर लें कि जो पावर होती है वो इक्वल होती है I²/R। तो I की वैल्यू कितनी है? 3.0, और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हमारे पास 13 है, ये हमने लिख दी, तो ये हमारे पास आ गई 117 वाट आ गई। अच्छा, ये पावर आई है, लेकिन ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इसको करेक्ट कीजिए वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ करें, तो ये जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको अगर हम 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 1.8 लिख देंगे। देखें यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ क्या लिख दूंगा 8, और 7 की जगह क्या लिख दूंगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी 1 लिखूंगा। इसको कर दूंगा 7 को, जब इस सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे ना तो थर्ड को देखेंगे, थर्ड क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसको लिख दूंगा 2, और यहाँ लिख दूंगा 7 की जगह 0 लिख दूंगा। इसको अगर फर्दर मैं राउंड ऑफ करूं, तो 2 को अगर फर्दर राउंड ऑफ करूं तो मैं कैसे करूंगा, ये इस अगले वाले डिजिट को मैं इंक्रीज कर दूंगा अगर ये जो 2 है वो बड़ा है 5 से, तो लेकिन ये छोटा है, तो यहाँ मैं इसको 0 ही कर दूंगा और अगले डिजिट को इंक्रीज नहीं करूंगा, तो 100 वाट। अगर मैं इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए 100 वाट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये है। लेकिन अब आपकी बुक में जो है वो आंसर इस तरह से ही है, आई गेस 117 वाट, ये लास्ट टाइम मैंने देखा था, मेरे माइंड में नहीं है, 117 वाट ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर वैसे इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहें तो 100 वाट आप लिखेंगे इसको, ठीक है। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि 1 है, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सही हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में हमें कह रहा है कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द करंट के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1 और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये करंट के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी जो कि 3.3% आ गई। इसी तरह से अब हमने रेजिस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना। तो रेजिस्टेंस के अंदर कैसे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे, देखें वैसे ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी 0.5 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। अब कहता है, इसके बाद क्या कहता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रिकल पावर, पावर के अंदर यानी टोटल। अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली करंट के अंदर भी रेजिस्टेंस के अंदर भी, तो टोटल जो पावर के अंदर अनसर्टेनिटी आ रही है वो आप बताएं। तो देखें इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए पावर
जो है वो उसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अब करंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो अभी हम देख कर आए थे 3.3 थी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल अभी अनसर्टेनिटी पावर के अंदर बतानी है। 2 से क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें बेशक आप। इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी थी रेजिस्टेंस के अंदर? 3.8 थी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी पावर के अंदर। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आगे, इसको दोबारा कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको लिखकर भी दिया था कि इसको इस तरह से करते हैं कि यहां हम लिख लेते हैं कि हम लिख देते हैं 10.51% ऑफ पावर कितनी आई थी? 117। आप पहली स्लाइड में चले जाएं इस क्वेश्चन की, तो आप देखेंगे कि 117 आई थी। तो इस तरह से परसेंटेज को दोबारा अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे हम लेकर जाते हैं एब्सोल्यूट में। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 10.51 ऑफ 1.17। अब 10.51 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, और ऑफ की जगह आपने क्या लिखना है? मल्टीप्लाई, और 117 तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने किया हुआ है, ये देखें, ये हमने यहां किया है इसको, तो ये आ जाएगा 12.3। अगेन इसको राउंड ऑफ करें, 12 को 2 को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो 5 से छोटा है 2, तो 0 लिख देंगे और आगे 1 लिख देंगे। 10 वॉट, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसके अंदर कैलकुलेट कर ली। लेकिन अगर आप इसमें इस क्वेश्चन लास्ट पार्ट में इसमें नहीं कहा था कि 1 सिग्निफिकेंट के अंदर लिखें, आप जस्ट ये कहा गया था कि इसकी अनसर्टेनिटी बताएं, तो 12.3 वॉट आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन आपको एज ए होम टास्क के तौर पर दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने इनका करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं इंशाल्लाह विद इन 1 वीक जो है इसका सोल्यूशन जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से चेक कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं क्या उनके वैसे ही सॉल्यूशंस हैं या डिफर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको खुद समझने के बाद या एज ए असाइनमेंट या एज ए टेस्ट के तौर पर करने हैं, देख कर नहीं करना, चैट जीपीटी या किसी से एडिशनल नहीं लेना। ये जो मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं ये प्रीवियस कोर्स था पंजाब बुक का, जो कि 2013-14 में था, उस में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन वहां से मैंने लिए हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर ये सारे क्वेश्चंस आप 5 के 5 कर लेते हैं, दैट मीन आप मोर देन 70-80% आप इस यूनिट को समझ चुके हैं। अच्छा, अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ अ मेटल cylinder are measured with the help of vernier caliper of least count 0.01 centimeter. The measured value are 1.22 centimeter and 5.35 centimeter respectively. Calculate the volume of the cylinder and the uncertainty in it. अब यहाँ आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और अनसर्टेनिटी करनी है। दूसरा, आपने करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन चेक करनी है, यानी ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इनकी डायमेंशन पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आता है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, नहीं आता तो आपने कहना है कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन भी है और इसमें भी आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। इस जी की डायमेंशन आपने फाइंड आउट करनी है, तो बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाइए और इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव द 2 यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम एंड मोल। मोल और किलोग्राम की यूनिट सेम क्यों है? यानी 2 हमारे पास इस तरह से है कि 2 यूनिट्स हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किलोग्राम भी बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही होता है और मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो सेम क्यों हमारे पास टू टाइप्स की यूनिट्स हैं? मतलब एक ही यूनिट होनी चाहिए थी, 2 टाइप्स की यूनिट क्यों है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डज डायमेंशनली एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई देता है ये हमें इंफॉर्मेशन दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि हमने समझे यूनिट 1 के। इसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट 2 के समझेंगे और देन फिर वीडियो आएगी यूनिट 3 की। मुझे पता है आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह से सेशन कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ। हम आगे चल के इंशाल्लाह इसकी जो इंटेंसिटी है या फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तक इसी तरह से स्लो आराम आराम से चलिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।